पापा फरवरी से बीमार हुए थे, जो हमें लगता है कि ज़्यादा बीमार कब से थे। और उस समय एक और ख़ास बात हुई थी कि उनके शरीर में अचानक से एक दिन ना ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आया। हम लोगों ने बहुत नॉर्मल लिया उसको, हमें लगा ये बस यूं ही कुछ हो गया होगा। शायद पापा ने ड्रिप्स लगवाई थी। जब उनको टाइफाइड डायग्नोस हुआ था ना फरवरी में, तो उनको कुछ ड्रिप्स लगी थी, इंजेक्शन लगे थे। हमको ऐसा लगा हो सकता है कि वहाँ वो डेक्सट्रोज वाली बोतल उनको लगा दी गई हो, इसलिए वो लेवल बढ़ा हो, या फिर पापा थोड़ा सा मीठा खाने के भी शौकीन थे कि हो सकता है कुछ ऐसा खा लिया हो। तो इतना उस समय उसको नहीं सोचा था, लेकिन एक काम शुरू कर दिया था क्योंकि पापा को कहीं से आराम नहीं हो रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम अपने पापा को ठीक नहीं कर पा रहे। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मैं उनको ठीक नहीं कर पा रहा, और सब जगह दिखाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा। तो तभी से मैंने ये सब कुछ शुरू कर दिया था कि मैं बहुत सारे मरीजों को इस तरह के, जिनके शरीर में कोई गांठ थी या फिर किसी को थायराइड है, डायबिटीज़ है, क्योंकि आयुर्वेद में ये सारी बीमारियां लगभग हम जुड़ी हुई मानते हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए उन दिनों, और जो कुछ भी हमारे यहाँ लिखा था पहले से, बस वही सब बस नई अप्रोच के साथ ट्राई कर रहे थे। और हम देख रहे थे कि जो मरीज़ पहले गांठों के लिए अल्ट्रासाउंड करा के आए थे, और अब जब दवा खाने के बाद वो जांच करा रहे थे, तो वो साइज़ घटा हुआ मिल रहा था या फिर पूरी तरह से वो चीज़ें खत्म मिल रही थी। इसके अलावा शुगर के मरीज़, जिनको हम कहते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, शहद के साथ उनकी सारी दवाइयाँ होती हैं, तो हम वो दे रहे थे और रिजल्ट मिल रहे थे। मुंह में लोगों के घाव हो जाते हैं और घाव 7 दिन में भी ठीक ना हो, तो हम मानते हैं कि वो कैंसरस हो सकता है। लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे केसेस थे हमारे पास। कुछ में तो डायग्नोसिस थी, कुछ में नहीं थी, लेकिन वो भी ठीक हो रहे थे और उनके पुराने पुराने घाव ठीक हो रहे थे। तो एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था जो भी वो कॉमन प्रोटोकॉल हमने दवाइयों का बनाया था उसके लिए। मुझे नहीं मालूम था ये सारी की सारी एक्सरसाइज घूम के हमारे सामने वापस आने वाली है, कि ईश्वर हमसे ये पूरी मेहनत इसीलिए करा रहा है कि कुछ 5, 6, 7 महीने के बाद ये सब कुछ मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, जांचें हो चुकी थी और ये बात लगभग तय थी कि पापा को कैंसर हुआ है। ये भी प्रेशर था हमारे ऊपर कि भाई लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करो, कहीं ऐसा ना हो सच में जो बीमारी है और वो हमारे लेट करने से बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। ले देखिए ऑप्शन क्या बचते थे हमारे पास। भाई एक तो ऑप्शन था कि हम एक रिपोर्ट का वेट करते, जिसको हम बोलते हैं IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो बायोप्सी में सैंपल जो जाता है उसकी जांच होके जाती है। उससे हमें ये पता चलने वाला था कि हमारा कैंसर की स्टेज क्या है, ग्रेड क्या है, कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है और वो किस तरह का कैंसर है। तो अगर एडिनोकार्सिनोमा है, जो कि पापा का आया फाइनली, उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं। और अगर न्यूरोएंडोक्राइन ओरिजिन का कैंसर हुआ, वो जो दूसरा टाइप एक होता है, वहाँ बड़ा श्योर शॉर्ट मेडिसिन है कि आप वो शुरू करो, आपके पेशेंट ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि कैंसर अगर एक ही जगह होता तो एक सर्जरी हो जाती है उसके लिए, उसको हम बोलते हैं विपल सर्जरी। तो उसमें क्या है कि ज़रूरी है कैंसर एक ही जगह पे हो, सिर्फ पैंक्रियाज में ही हो, तब तो वो सर्जरी होती है। लेकिन पापा का कैंसर तो फैल चुका था, तो वो ऑप्शन भी हाथ से गया। फिर एक आती है रेडिएशन थेरेपी। तो सर्जरी करने के बाद भी मान लो थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं रह गया, तो हम क्या करते हैं कि उन सेल्स को, उस चारों तरफ के हिस्से को भी हम डेड कर देते हैं रेडियोथेरेपी की मदद से। तो अब वो सेल्स डेड हो गई, उनका संपर्क टूट गया बाकी सेल्स के साथ, तो वो अपनी बीमारी उनको नहीं दे पाएंगी। लेकिन ऑप्शन ही नहीं था ये विपल सर्जरी वाला, तो रेडियो थेरेपी की तो बात ही नहीं आती। अच्छा, एक और बात यहाँ ऐड कर दूँ। हम लोग जो बात कर रहे थे कि बायोप्सी के अंदर कई बार वो सीड ट्रैकिंग जो हो जाती है, सीडिंग जो हो जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि मान लो किसी की सर्जरी कराई है आपने, तो उसी समय में वो जो ट्रैक होता है ना, उसको भी निकाल दिया जाता है सेफ साइड रहने के लिए, कि बाद में वो चीज़ ना हो, सीडिंग ना हो ट्रैक के अंदर। अगर हो गई हो तो उसको भी निकाल दिया आपने, रिस्क पूरा खत्म कर दिया। खैर, वापस आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी गया हमारे हाथ से। ले दे के एक ऑप्शन बचता था कीमोथेरेपी। यकीन करो, इस पूरे दौरान बहुत सारे लोगों को देख चुके थे जो कीमोथेरेपी ले रहे थे। और अगर आप जीते जी किसी को नर्क देना चाहते हो ना, तो कीमोथेरेपी उसका रास्ता है। मतलब मैंने सुना है और पढ़ा है कि हिटलर ने जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में अपने कुछ बहुत सारे जो स्लेव्स वो बना लिया करते थे, गुलाम बना लिया करते थे, उनको टॉर्चर देने का तरीका था ये कीमोथेरेपी। मतलब वो कुछ ड्रग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो भाई जाहिर सी बात है, अपने लोगों के ऊपर नहीं ट्राई कर सकते, इतने साइड इफेक्ट हैं। तो जिनको वो गुलाम बनाता था ना, उनके ऊपर ट्राई करता था। और कहीं ना कहीं यही जो उसने टॉर्चर किया, यही इंस्पिरेशन बना कीमोथेरेपी के डेवलपमेंट का। ठीक है, तो कीमोथेरेपी के कॉमन साइड इफेक्ट आप सब लोग जानते हो कि बाल गिर जाते हैं और थोड़ा वॉमिटिंग जैसा लगेगा, किसी को डायरिया हो जाएगा सीवियर। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि पेशेंट की ज़िंदगी कई बार तो कीमोथेरेपी लेने के 15-15 दिन बाद तक, और कई बार कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि 3-4 दिन तक ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि शरीर में वो दर्द होगा
आप वो चीज़ें फील करोगे कि आप कहोगे कि मर जाना बेहतर है कैंसर से। मतलब पेशेंट खुद कहने लगता है शायद कि मैं मर जाऊं वो बेहतर है, लेकिन ये कीमो लेना बेहतर नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं मौजूद फिलहाल जो स्टेटस था हमारे सामने। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे कि अस्पताल में आए हैं, यंग एज के पेशेंट्स हैं, और वो भाग रहे हैं कि नहीं कीमो नहीं लेंगे, नहीं लगानी है। अस्पताल में लग रही है तो लोग करहा रहे हैं कीमो लगवाते हुए भी, और बता रहे हैं कि जाने के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और हम जानते थे कि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं, चाह के भी हम अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। और मैं ये जानता था कि मैं अपने आप को कितना भी समझदार समझ लूँ, लेकिन अगर मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, अगर हम ऑन्कोलॉजी ब्रांच की बात करेंगे, तो मैं उतना समझदार नहीं हो सकता जितना वो समझदार लोग मेरे सामने बैठे थे, जो डॉक्टर्स जिनसे हम मिलते थे डेली। यानी वो जो भी बता रहे हैं उनकी बातें आंख बंद करके फिलहाल तो माननी थी, क्योंकि तब तक कोई रास्ता नहीं था। अपने फील्ड के वो एक्सपर्ट थे, तो उनके फील्ड में मैं जाके कुछ और ट्राई करूं वो बनता ही नहीं था। तो फिलहाल हम लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया कि हमने कीमोथेरेपी के लिए हाँ बोल दिया। पापा को जो प्लान किया गया कीमोथेरेपी का वो था डे 1, डे 8 और डे 15, 1, 8 और 15 दिन। मतलब एक आज लगी कीमो, एक 8वें दिन लगेगी और एक 15वें दिन लगेगी। उनकी दवाइयाँ कौन सी चली, जो बहुत सारे ट्रायल्स के अंदर आ चुका है कि हाँ ये दवा मिलकर अच्छा काम करती हैं। एक है उसमें गैमसेटाबिन या जैमसेटाबिन जो कह लो आप, और दूसरी है नैप-पैक्लिटैक्सेल। तो ये दोनों उनकी चली। एक मेरे ख्याल से 1.6 ग्राम के अराउंड है, और जो दूसरी है नैप-पैक्लिटैक्सेल वो 200 मिलीग्राम है लगभग। तो ये दोनों पापा की ड्रग्स चलनी शुरू हुई। अच्छा, एक समस्या आती है कि ये आप थेरेपी शुरू तो करा लोगे, साइड इफेक्ट के थ्रू भी हो जाओगे आप जो भी चल रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट क्या आया उसके लिए आप बिल्कुल ब्लाइंड हो। जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ आपको कि आप कैसे पता लगाओगे कि वो गांठें कम हो रही है नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए आपको कराना पड़ेगा पेट स्कैन। अच्छा, पेट स्कैन एक बार करा लिया आपने तो दोबारा आप कम से कम 3 महीने के बाद कराओगे, ये रूल है। तो अब जो हम थेरेपी शुरू कर चुके थे, हमें इंतजार करना था कम से कम 3 से 4 महीने कि शरीर में क्या चल रहा है, और इस टाइम को हम यूं ही नहीं गवा सकते थे। मेरे लिए एक एक पल बहुत कीमती था, हम सबके लिए बहुत कीमती था। मेरा भाई वो भी अपनी नौकरी लगभग छोड़कर हमारे पास आ गया, मैं भी सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ इसी में लग गया। तो हम सब लोग दिन रात बस यही सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। तो उधर तो हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लोग थे, लेकिन इधर आयुर्वेद में करने के लिए स्कोप काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने एक बार फिर सोचा कि चलो, वो होता है ना कि जब कहीं कुछ समझ नहीं आता तो भगवान के मंदिर आ जाओ, एक वही जगह बचती है जहाँ दुआ करो। तो ये आयुर्वेद कुछ ऐसा ही था हमारे लिए, ये वो मंदिर था कि जहाँ हमें वापस आना था। हम सिर्फ कहानियाँ सुनते आए थे कि जहर से भी लोगों का इलाज होता है, कि शायद कीमोथेरेपी के अंदर सांप का जहर होता है। लोगों ने इस तरह बहुत कहानियाँ सुनाई थी, लेकिन मैं जो जानता था, जो मैं समझता था, मुझे उस लेवल पे हर चीज़ को चेक करना था और देखना था कि हम क्या करें। तो हम कुछ एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले थे यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए, कुछ ऐसा करने वाले थे जो शायद किसी ने कभी किया ही नहीं था। तो वो सब क्या था जानेंगे अगले पार्ट में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपको लगता हो कि कैंसर से हिम्मत हार चुका है, और कहीं आपको ऐसा लगे कि यहाँ ठहराव है, यहाँ से आगे कुछ है नहीं, अभी क्या सोचें। तो ये कहानी आपको समझने में मदद करेगी कि रास्ते कभी बंद नहीं होते। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में बात करते हैं हमने वो क्या किया। अगले पार्ट में बात करते हैं हमने ऐसा क्या किया जिसे करने से पहले हम खुद बहुत डाउट में थे।